ओके, तो इसमें हमारा जो लास्ट सेगमेंट बचता है वो क्या है आपका गॉसेस लॉ। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस लॉ और सबसे आसान भी है। ठीक है, इसलिए हमें इसको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो गॉसेस लॉ ये आपका क्या होगा, गॉसेस लॉ तो अभी बाद में आएगा, इससे पहले हम गॉसेस लॉ जिसके लिए एप्लीकेबल होता है किसके लिए यूज करते हैं वो टर्म हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे इसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले हम फ्लक्स डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तभी जाके उसके बाद गॉस लॉ डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक तो समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब समझ में आना चाहिए। फ्लक्स मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो। ओके, किसी भी चीज का फ्लो, किसी क्रॉस सेक्शन से जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लो ऑफ, इसको बोल सकते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन से आपका कुछ मटेरियल फ्लो हो रहा है। ओके, या फिर उसको रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हो, पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। समझ आ गया। जैसे क्या होगा, कोई भी आपका जैसे पाइप है, इस तरीके का कोई पाइप है, इससे क्या हो जाएगा, पानी जा रहा है, क्या जा रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, इस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है, इस तरह फ्लो कर रहा है। तो अगर आप बोलोगे इसमें से क्या जा रहा है, 10 लीटर पानी जा रहा है 10 सेकंड में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम फ्लक्स। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम फ्लक्स। अगर इसमें वाटर फ्लो कर रहा है इसके क्रॉस सेक्शन से, तो उसको क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम फ्लक्स। अगर इसी पाइप से क्या फ्लो करने लगे, क्या फ्लो करने लगे, मास फ्लो करने लगे। क्या फ्लो करने लगे, कुछ मास। सपोज इससे क्या जा रही है, कोई पाइप है जिससे ग्रेन्स जा रहे हैं, अनाज जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, फिर इसको मास फ्लक्स। क्या बोलेंगे, मास फ्लक्स। इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम फ्लक्स। अब अगर इसी के क्रॉस सेक्शन से कुछ क्या पास होने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अगर ऐसे ही किसी क्रॉस सेक्शन से क्या फ्लो होने लगे, ऐसे कोई भी क्रॉस सेक्शन है, अभी पाइप से तो फ्लो होगा नहीं, पाइप की जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, नहीं है। कोई भी क्रॉस सेक्शन है इस तरीके का, इससे अगर क्या फ्लो होने लगे आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने लगे तो क्या बोलेंगे इसके लिए, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ आ गया। तो फ्लक्स का बेसिकली जो टर्म है वो क्या होता है, किसी भी क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे पाइप का जो क्या होगा, एरिया होगा, जो आपका छेद है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। उसमें जो चीज पास कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम जा रहा है तो वॉल्यूम फ्लक्स, मास जा रहा है तो मास फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लाइट जा रहा है तो लाइट फ्लक्स। समझे आप। तो लाइट में पढ़ते तो उसको क्या बोलते हैं, लाइट फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक भी क्या होता है, लाइट का एक पार्ट ही तो होता है। समझे आप। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, लाइट के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जिसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जो लास्ट चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, बेसिकली लाइट ही तो होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहते हैं। तो पूरा जो पोर्शन हमने बताया था पूरा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं उनके जो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर देते तो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है, और उसी को क्या बोलते हैं, लाइट। उसी के बाद फिर हम लाइट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और लाइट के ऊपर फिर रिसर्च होती है असल में। तो इस सीक्वेंस में सारी चीज हम पढ़ते हैं। तो सब में इंटर रिलेशन, सारे चैप्टर्स क्या है, एक के बाद एक इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, रेस्ट वाले चार्ज पढ़ेंगे, फिर मूविंग चार्ज पढ़ेंगे, फिर एक्सीलरेटेड चार्ज पढ़ेंगे, और जब ये सारा हो जाएगा उनके इफेक्ट हो जाएंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वही क्या हो जाएगी, लाइट बन जाएगी। फिर लाइट की डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी। समझे आप। फिर जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या जाएंगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। समझे आप। तो इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने डिफाइन कर लिया। क्या हो गया, किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो क्या हो रहा है, मटेरियल फ्लो हो रहा है उसको फ्लक्स बोलते हैं। अगर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बताएंगे, अब इसमें तो कोई एक्चुअल मटेरियल तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई मटेरियल नहीं है, तो इसको बताने का तरीका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो बता सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उससे हम बता सकते हैं कितना फ्लक्स इससे जा रहा है। सुन रहे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a cross section, through a cross section, किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं वो क्या बताता है? उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस जब बताया था, इलेक्ट्रिक लाइंस में क्या बताया था? हमने एक फॉर्मूला बताया था, जो इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ये तो बताया था। E क्या होता है? E is directly proportional to number of electric field lines per unit area। बताया था। मतलब एक कोई भी क्रॉस सेक्शन है उसके यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उतनी वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बताया था ना फॉर्मूला, ठीक है। तो अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो क्या बताएगा? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है वो क्या बताएगा? उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस वो पर यूनिट एरिया नहीं है, वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी उस एरिया से उतना ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स होगा। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी उतनी क्या होगा? फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो जैसे क्या होगा? अगर हम डिफरेंट फॉर्म में क्या लेते हैं, कोई भी एरिया ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले फिक्स कर लेते हैं कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस तरीके से लिया हमने, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने क्या किया? इसमें एक कोई क्रॉस सेक्शन रख दिया, एक कोई इस तरीके से सरफेस रख दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ले लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियरिटी रहे, ठीक। तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है? अगर हम एक क्या देखेंगे, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस लूप से हमने कोई ले लिया है, क्रॉस सेक्शन है, इस लूप से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही है? ये कोई भी क्या होगा? क्रॉस सेक्शन हो गया, जो आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया। तो इससे हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? अगर इसी हम क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम क्या कर देते हैं? इसको क्या कर देते हैं? इसको 90 डिग्री घुमा देते हैं। और कैसे रख देते हैं? ऐसे 90 डिग्री घुमा देंगे तो कैसी हो जाएगी? 90 डिग्री घुमा देंगे तो ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी ना। सीधी ऐसी थी, ऐसी ये लूप रखी हुई थी, इसको सीधा हमने ऐसे लटा दिया, ऐसी हो जाएगी। अब कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही है इससे? इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर हम लिख रहे हैं तो कितनी? 5 पास कर रही है, 5 पास कर रही है। इसमें कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही है? एक भी नहीं करेगी। जब ऐसी होगी तो कोई क्रॉस कर पाएगी इसको? हमें क्रॉस करने वाली चाहिए जो लूप के अंदर से जा रही हो, जो इसका जो एरिया है उसके अंदर से घुसना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई घुसेगी नहीं, घुसेगी। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होंगी? 0। जब पूरा लिटा दिया तो क्या होगा? 0 हो गया। अगर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा किसी एंगल पे रखते हैं। अगर हम किसी एंगल पे रखते हैं, सपोज हमने इसको लिटाया नहीं, हमने क्या किया? इसको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा के इसको झुका दिया। आगे झुका दो चाहे पीछे झुका दो, कहीं भी झुका दो, ठीक है। सपोज हम पीछे की तरफ झुका देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से पीछे की तरफ झुका देंगे, इस तरीके से। वही सेम हम इलेक्ट्रिक लाइंस बना रहे हैं। इस तरीके से अगर हम पीछे झुका देंगे तो फिर ऐसे बन जाएगी, ऐसे बनेगी। सही ध्यान रखना, उसी तरीके से होना चाहिए, तभी हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। ऐसे झुका दिया, नहीं झुका दिया, तो अब ऐसे झुका देने से अब हमें क्या पता चला कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। जितना हम झुकाते जाएंगे इसको, उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिखेंगे तो कितनी होगी? 5 से कम होगी। अब जितनी भी होगी 5 से तो कम ही रहेगी, नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इसको क्या रखते हैं? ऐसे रखते हैं, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएंगे। इसमें क्या होगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, और इस केस में मिनिमम जाएगी,
मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, उसके इंटरमीडिएट रहेगा, ओके, जो भी होगा इसका मैक्सिमम मिनिमम के बीच में होगा। तो इसका मतलब क्या है, कितना इससे फ्लक्स पास कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, यही तो बताया था, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हो, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स इससे जा रहा है, सबसे कम इससे जा रहा है, हाँ। जीरो, और इसमें बीच में होगा, बीच का होगा। अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको परपेंडिकुलर रखते हैं, किसको, परपेंडिकुलर, इस लूप को इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर ऐसे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तब फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और जब इसको क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ऐसे रख दिया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर किसी और एंगल पर रखते हैं तो क्या होगा, कम होगा। मतलब इसका क्या होगा कि इस पोजीशन से अगर इसको रोटेट कराएंगे तो फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम इस पोजीशन में होगा, बाकी और किसी एंगल पे ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो कितना फ्लक्स फ्लो करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड कर ही रहा है, इसकी पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है, नहीं करेगा, पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा, इसके अलावा इसके एरिया पे डिपेंड करेगा, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है वो इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे ये इतनी बड़ी लूप है, इससे 5 जा रही है, हमने छोटी लूप ले ली तो कितनी जाएगी, 3, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, करेगा ना, इससे 3 जा रही है ना, और छोटी ले लो 2 है तो और कम जाएगी, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। फ्लक्स किस पे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये लिख सकते हैं, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया। और सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर, ई पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन मतलब उसकी मतलब पोजीशन कैसी है, मतलब सीधा परपेंडिकुलर है या लेटा हुआ है या फिर किसी एंगल पर है, और ओरिएंटेशन ऑफ द लूप पर, इन 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशन ऑफ लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उसके एरिया पर और उसके ओरिएंटेशन पर, ठीक है। अब इसी से हम क्या करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया तो पता चल गया, सपोज इसका एरिया हमने क्या ले लिया, इसका एरिया, इसको हटा देते हैं, इसका एरिया हमने क्या ले लिया, लूप का एरिया कुछ ए ले लिया जनरल पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पे एरिया क्या ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया ए, ये क्या हो गया, इसका एरिया, पूरी लूप का एरिया ए हो गया। अब कैसे भी हो सकती है, हमने तो सर्कुलर ली है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, आर्बिट्री शेप की कैसी भी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करेगा, इसके अलावा उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है ई है। तो अब इसका एरिया तो पता है, अब ओरिएंटेशन कैसे बताएंगे कि ए ओरिएंटेशन के लिए कैसे हम पोजीशन बताएंगे, मतलब ऐसे है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर। क्या डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। एरिया वेक्टर इंपॉर्टेंट चीज है। एरिया एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है कि नहीं पता, एरिया किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कोई भी क्या होगा, सर्कल का एरिया बताया पाई आर स्क्वायर, जो भी आप कैलकुलेट करते थे अभी क्लास 10th वगैरह में, तो वहां पे आप ओनली मैग्नीट्यूड निकालते थे, इतना एरिया है। लेकिन जब आप एरिया को यहाँ पे फिजिक्स में यूज करोगे तो वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एरिया वेक्टर देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे एरिया वेक्टर अगर हम डिफाइन करेंगे, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी जगह कोई भी सरफेस है, सपोज इस तरीके से हमने कोई क्या ले ली, सरफेस, ये क्या होगा, ये कोई ओपन सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, प्लेन सरफेस है, प्लेन है मतलब कोई भी सर्कुलर टाइप की प्लेन सरफेस होगी। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर जो क्या होगा, डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगा।
तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम लिखेंगे ऐसे, तो ये क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। समझ आ गया? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो पता है, जो भी इसका एरिया होगा वही मैग्नीट्यूड होगा, बस आपको डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। कोई भी सरफेस हो उसके नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर के अलोंग, किसके अलोंग, परपेंडिकुलर के अलोंग, वो क्या होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। समझ आ गया? तो कोई भी सरफेस है ऐसे है तो इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, किसके अलोंग होगा, परपेंडिकुलर के अलोंग। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है, होता है, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्लेन अगर ये था तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा। ओके, अब आप बोल सकते हो कि इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो हमें क्या होगा, हम किसी भी साइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो फिक्स होना चाहिए। अगर हमने गलत ले लिया तो इसके लिए बेसिकली रूल क्या है आपका, आपको जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, जैसे इसका ये प्लेन है तो एरिया वेक्टर इसका इस तरफ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, 90 डिग्री ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, और इस तरफ भी नीचे भी हो सकता है। लेकिन कौन सा लेंगे हम, कौन सा लेंगे, ए वाला, वो वाला एरिया वेक्टर लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। कौन सा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल। कब एंगल बनाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपको जो उसका एरिया वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कम एंगल बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक की तरफ है, वो वाला एरिया वेक्टर लेना है। ओपन सरफेस के केस में कैसे होगी, ये सरफेस क्या है, ओपन प्लेन सरफेस के केस में, और ओपन सरफेस है, ओपन जानते हो, क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस क्या होता है, जैसे सर्कल है, सर्कल जानते हो, सर्कल एक प्लेन सरफेस है, और स्फीयर की सरफेस बंद होगी, वो क्लोज सरफेस है। तो यहाँ पर ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ओपन सरफेस के केस में एरिया वेक्टर दोनों साइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमें कौन सा एरिया वेक्टर लेना है, कौन सा लेना है, इस तरफ भी हो सकता है ना, मैंने बताया, इस तरफ भी, दोनों साइड हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन हमें लेना कौन सा है, वो वाला एरिया वेक्टर लेना है जो क्या बनाए, एक्यूट एंगल बनाए। समझ आ गया, क्या बनाए, एक्यूट एंगल बनाए, वो वाला हमें लेना है। ठीक है, समझ आ गया, ये कौन सा लेना है, एरिया वेक्टर, ए वेक्टर क्या लेंगे, टेक ए वेक्टर मेकिंग एक्यूट एंगल with electric field in case of for plane surface। किसी भी उसके लिए बोल सकते हो आप, किसी भी उसके लिए आपको क्या करना है, प्लेन सरफेस के लिए ये लेना, वैसे इसके लिए ये आएगा फॉर प्लेन सरफेस, वो इसमें दोनों साइड एरिया वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो आपको कौन सा लेना है, ये वाला एरिया वेक्टर ले लेंगे, ये वाला एरिया वेक्टर नहीं लेंगे। समझ आ गया? अगर सरफेस क्या होगी, क्लोज सरफेस होगा, क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा, क्लोज सरफेस जैसे क्या हो गया, स्फीयर हो गया। ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, स्फीयर। स्फीयर क्या है, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज होगी मतलब चारों तरफ से बंद है। तो क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, जैसे इस सरफेस है, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा रहेगा तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही, रहेगा तो नॉर्मल, तो इसका जो नॉर्मल होता है वो रेडियस के अलॉन्ग होता है। जैसे इस पॉइंट पर देखते हैं तो इसका नॉर्मल इधर होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा, ये आएगा, इधर देखेंगे तो अलग आएगा। तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर देखते हैं तो वो इस तरफ होगा, नहीं होगा, ये एरिया वेक्टर होगा। असल में इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो लेना है। सर्कल में देखा होगा, सर्कल में जो रेडियस होती है वो सर्कमफ्रेंस के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो किस तरफ लेंगे, अब इसमें भी बोल सकते हैं कि इसमें अंदर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है इसमें, लेकिन क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर अंदर नहीं होता है। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ पर होता है, हमेशा बाहर की तरफ। ठीक है, हमेशा बाहर की तरफ बनाएंगे, किसी भी पॉइंट को बना लो, इसमें अंदर की तरफ नहीं बनेगा, इसमें एरिया वेक्टर कहाँ पे बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 वेक्टर अलग अलग
डायरेक्शन में लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमेशा बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है क्लोज सरफेस के केस में। ठीक है, तो लिख सकते हो इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज अलोंग, किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जो नॉर्मल बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इसके सेंटर से क्या करेंगे, एक नॉर्मल लाइन जो ये रेडियस जाएगी, यही तो नॉर्मल है, जो नॉर्मल बाहर की तरफ जाएगा, ये वाला नॉर्मल, नॉर्मल को एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन वेक्टर इधर है, ये नॉर्मल है, तो इस बाहर वाले नॉर्मल की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा ये क्लोज सरफेस के केस में। ओपन सरफेस के केस में दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन लेना किस तरफ है, जहां पे एक्यूट एंगल बनता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा हमें क्या होगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर दिया है कैसे एरिया वेक्टर है, तो फिर वही यूज करना है ओपन सरफेस में। अगर नहीं दिया तो कौन सा लेना है, एक्यूट एंगल। कौन सा लेना है, एक्यूट एंगल। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये एरिया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो हमें क्या लेना है, वही लेना है। और अगर नहीं दिया तो कौन सा डायरेक्शन लेना है, एक्यूट एंगल। और क्लोज सरफेस वाले केस में क्या लेंगे, क्लोज सरफेस वाले केस में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा, सरफेस से बाहर की तरफ आएगा। समझ आया, कहां पर आएगा, सरफेस से बाहर की तरफ आएगा, जो उसकी क्लोज सरफेस होगी उससे बाहर की तरफ रहेगा और रहेगा परपेंडिकुलरली नॉर्मल के लंब। आउटवर्ड नॉर्मल लिखा हुआ है, आउटवर्ड नॉर्मल मींस जो बाहर की तरफ नॉर्मल जा रहा है उसमें होगा। समझ आया, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो उससे और क्लियर होगा। जैसे आपको क्या हो गया, सिलेंडर ले लेते हैं, ये तो स्फीयर था तो उससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमने क्या ले लिया, सिलेंडर जानते हो, सिलेंडर कैसा होता है, ऐसे होता है गोल टाइप का सिलेंडर। जैसे ये पेन है, मार्क करें, इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन। अब इसमें आपको एक क्लोज सरफेस होता है सिलेंडर की, ओपन, चारों तरफ से बंद है, तो क्लोज होगा, होगा। हमसे बोल रहे हैं कि इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस वाली सरफेस, ऐसे लिखा हो, इस वाली सरफेस का बाहर आएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर बनाएंगे वो इधर होगा, इसको ये वाला लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर बनाएंगे किधर होगा, वो इस तरफ होगा, बाहर रहेगा, बाहर, लेकिन इस वाली का इधर होगा, होगा, रहेगा बाहर ही, ये A2 हो गया। ठीक है, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर जो कर्व्ड है, कर्व सरफेस भी तो है, ये वाली भी तो सरफेस है, इसका ही बाहर, सबका एरिया होता है, तो ये भी बाहर होगा। बाहर आप इसका कहीं भी बनाओ, ऊपर बनाओ तो ऊपर, नीचे बनाओ तो नीचे, यहाँ पर भी बनाओगे तो इसका ही बाहर रहेगा एरिया वेक्टर, इस तरीके से हो जाएगा। और नीचे बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एरिया वेक्टर बनाना है। क्लोज सरफेस के लिए बेसिकली ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, बाहर रहेगा। ठीक है, और कोई भी देख सकते हो, आप क्यूब देख लो, क्यूबॉइड देख लो, सब में आपको एरिया वेक्टर पता चल जाएगा। जैसे ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से क्यूब हो गया, इस क्यूब में एरिया वेक्टर बता सकते हैं, 6 सरफेस है, इसमें यही सब आना है गॉस लॉ में। क्यूब में टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, टॉप सरफेस है, क्यूब जानते हैं, क्यूब ये बॉक्स हो गया, बॉक्स ऐसी सरफेस है ऊपर, तो उसका ऊपर होगा, इसके परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, होगा। इस वाली सरफेस का बाहर होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। ठीक है, इस वाली सरफेस का बाहर इस तरफ जाएगा, अंदर नहीं आएगा कहीं पे भी। ठीक है, नीचे वाले का बाहर, नीचे आएगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा। आगे वाले का बाहर आएगा इस तरफ, और पीछे वाले का पीछे जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरीके से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आनी चाहिए। क्लोज सरफेस के लिए किधर होगा और ओपन सरफेस के लिए किधर होगा। क्लोज में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज में क्लियर है, हमेशा बाहर की तरफ रहना है, नॉर्मल के अलावा। ओपन वाले में क्या होगा, दोनों साइड हो सकता है, हमें कौन सा लेना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, या फिर नहीं दिया तो एक्यूट एंगल वाला लेना है। ठीक है, नहीं दिया तो एक्यूट एंगल वाला लेंगे, बाकी हो जाएगा। समझ आ गया? तो अब कोई भी सरफेस है, उस सरफेस को क्या करेंगे, उसके एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो किसी भी सरफेस का एरिया होगा और उसका एरिया क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और जैसे अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है और उसकी सरफेस के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो सरफेस का ओरिएंटेशन आप किससे बताएंगे, उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से।
चलो तो हम कोई भी क्या ले लेते, सरफेस ले लेते। सपोज हमने क्या ले लिया, इस तरीके से सरफेस लिया जिसका एरिया क्या है ए एरिया ले लेते हैं। इसका एरिया लिया होगा हमने ए, कोई भी सरफेस हो गया। सरफेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ठीक है, इस सरफेस को हमने क्या किया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सपोज यहाँ पर सरफेस की जो लोकेशन है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बता सकते हैं। इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर रहेगा एरिया वेक्टर। सपोज हमने इस सरफेस को किसी ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। यहाँ पर इसकी लोकेशन पर जहाँ पर सरफेस है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर देखना है, जहाँ पर सरफेस रखा हुआ है। जहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देख रहे हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही देखना है कि जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वहीं पे एरिया वेक्टर हम देखेंगे। ठीक है, और हमें इसका फ्लक्स निकालना है, इस सरफेस से निकालना है, तो इस सरफेस पर ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन देखेंगे। बाकी इधर क्या है, इधर क्या है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जहाँ पर सरफेस रखी हुई है वहीं पर आपको दोनों एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। तो हमने ले लेते हैं यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इसका एरिया वेक्टर ए हो गया, और दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन किसके बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। समझ आ गया। तो अब हमने बताया था, हमने क्या बताया था कि जो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पे भी डिपेंड करता है, और इसके एंगल पर, ओरिएंटेशन पर। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू अगर हम सरफेस लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, कौन सी सरफेस है, ओपन सरफेस लिया हुआ है। ठीक है, इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। किससे, और फ्लक्स कौन सा कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल के लिए फाई ई भी लिख सकते हो। ठीक है, कौन क्या लिखेंगे, फाई ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया ऑफ द सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरा किसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के बीच के एंगल बढ़ाने से। हमने बताया था इस सरफेस को जब सबसे ज्यादा फ्लक्स कब निकलेगा, जब ऐसी होगी, मतलब थीटा क्या होगा, जीरो। इस सरफेस को ऐसे कर दे, थीटा जीरो हो जाएगा, तब तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। और जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाओगे, थीटा बढ़ते जाएगा, तो फ्लक्स भी कम होता जाएगा। मतलब फ्लक्स थीटा के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फ्लक्स थीटा के साथ कम हो रहा है। ओके, तो ऐसा कौन सा फंक्शन आएगा जिसकी वैल्यू थीटा के साथ कम होती है, वो क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होता है, एंगल बढ़ाते हैं तो वैल्यू कम होती है। जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। समझ आ गया, कॉस थीटा के साथ जब थीटा की वैल्यू 90, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा, फाई ई विल बी इक्वल टू E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास हो गया। ओके, तो यहाँ पर फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं हम, फाई इक्वल टू क्या होगा, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द, जो आपको क्या है, सरफेस है, सरफेस की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या होगा, एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस, ये इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द सरफेस। इसका मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा। ओके, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप का फॉर्मूला हमें कहाँ पर मिलता है, डॉट प्रोडक्ट में मिलता है, ए डॉट बी। ए डॉट बी याद होगा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। यही होता है वेट। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। थीटा क्या होता है, अगर आपका ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू द सरफेस को ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। समझ आ गया। तो बेसिकली फ्लक्स का फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला किसी भी सरफेस से
कोई भी सरफेस है जिसका एरिया क्या है ए एरिया है, कोई भी प्लेन सरफेस है जिसका एरिया ए है, उससे इतना फ्लक्स होगा। समझ आ गया ये? अब इस फ्लक्स की अगर आप यूनिट देखोगे, ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। फ्लक्स किस टाइप का क्वांटिटी होगा, किस टाइप का क्वांटिटी है फ्लक्स? स्केलर की वेक्टर स्केलर होगा, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए किस टाइप की क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर मींस इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड वाइज इसके फ्लक्स क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है, बिकॉज इसके एंगल के बीच में डिपेंड करेगा। cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है। तो cos थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो सकती है? पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। इसलिए फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। ठीक है, इसकी अगर हम ऐसा यूनिट देखेंगे, ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट है ई ए cos थीटा। cos थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम, ये तो होगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर, यही होगी। तो इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स की यूनिट लिख सकते हैं। फ्लक्स हो जाएगा आपका, क्या लिखेंगे इसके लिए? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरी यूनिट भी बताया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या लिख सकते हो? वोल्ट पर मीटर। अगर इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर लिखते हैं तो फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर होगी। तो फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स को लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, ये तो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी तो यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, नहीं बताई थी? न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर। तो ए भी इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी और ये भी ऐसा यूनिट। दोनों में जो भी दिया हुआ है वो यूनिट हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, बताओ होने चाहिए कौन सी, कि अगर आपको क्या दे दिया इतना वोल्ट मीटर में लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? वो फ्लक्स ही लिखा हुआ है। ठीक, इस तरीके से फ्लक्स हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेन सरफेस से। ये फ्लक्स का किस सरफेस से फॉर्मूला है? ठीक है, फ्लक्स का कौन सा फॉर्मूला होगा? फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। किसी भी प्लेन सरफेस से, प्लेन मतलब ओपन सरफेस होगा, उसके लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हो। समझ आ गया? किसी प्लेन सरफेस से इतना फ्लक्स हो जाएगा। अब अगर हम इसमें डिफरेंट कंडीशन देखते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा? जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। क्या दो कंडीशन देख लेते हैं, जीरो और मैक्सिमम कब होगा। पॉजिटिव नेगेटिव में तो ओपन सरफेस में कोई मतलब नहीं होता है, बिकॉज ये वेक्टर आपको किधर लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास में होगा उधर ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो केस ले लेते हैं। अगर क्या हो जाएगा? केस फर्स्ट ले लेते, थीटा इक्वल टू क्या है आपका? जीरो। थीटा इक्वल टू जीरो है। थीटा इक्वल टू जीरो मतलब सरफेस कैसे रखा हुआ है? सरफेस इलेक्ट्रिक के परपेंडिकुलर है, ऐसे ही होगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तभी तो थीटा जीरो होगा। आज में दैट मींस क्या हो जाएगा? द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इलेक्ट्रिक के परपेंडिकुलर है, उसका मतलब क्या है? एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक के पैरेलल है। ये दो चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में लैंग्वेज में फंसा देते हैं कई बार कि क्या हो जाएगा? सरफेस इलेक्ट्रिक के अलोंग है, तो कई बार क्या ले सकते हैं हम एंगल जीरो रख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा? एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और बोल सकते हैं सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इलेक्ट्रिक के परपेंडिकुलर है बट एरिया वेक्टर पैरेलल है। तो इस केस में फ्लक्स देखेंगे, फ्लक्स में थीटा इक्वल टू जीरो रखो, कहां पर? यहाँ पे थीटा जीरो रखेंगे तो फ्लक्स क्या आएगा? मैक्सिमम। फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। तो 5 मैक्सिमम की वैल्यू लिख सकते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा? E इंटू ए, प्लस में ही आएगा, E इंटू ए, इतना फ्लक्स हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम ही होता है आपका E इंटू ए। प्लस माइनस तो बस क्या बताता है? वो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इतना मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ए। अब इसी में अगर हम इसका क्या लेते हैं? दूसरा केस लेते हैं। अगर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? 90 डिग्री। तो क्या होगा?
सेकंड केस ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 है, इसका मतलब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, सरफेस ऐसा रखा है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। इनके बीच में एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो थीटा 90 मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, या फिर इसी को दूसरे टर्म्स में बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इलेक्ट्रिक के पैरेलल है, मींस ये सरफेस है, ये तो इलेक्ट्रिक के पैरेलल है, बट उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा, फॉर्मूले में रखेंगे cos 90 जीरो, यही तो होगा। फ्लक्स क्या होगा, E इंटू ए इंटू कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, मिनिमम फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो इससे मिनिमम फ्लक्स जीरो होगा, मतलब फ्लक्स तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन से है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, होगा तो फ्लक्स ही, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आ जाता है। असल में जो क्लोज सरफेस के केस में जनरली होगा, यहाँ तो ओपन सरफेस के केस में आपको बस मैक्सिमम ही लेना है, ठीक है। मैक्सिमम इंटू ए होगा और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम कितना होगा, जीरो, ठीक है, हाँ जीरो होगा। तो हो जाएगा, अगर एंगल कितना हो गया 180 डिग्री तो फिर माइनस में आ जाएगा, बट वो फ्लक्स भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। इसका थर्ड केस आप देख सकते हो, केस थर्ड, अगर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, तो इस एरिया वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है, ए इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक के एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। जो जनरली यहाँ पर क्लोज सरफेस वाले केस में लेंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लक्स अगर हम लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 180 डिग्री, मीन्स एरिया वेक्टर अगर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, तो उस केस में फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव में आ आएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, मैक्सिमम ही, ई ए रहेगा, बस वो डायरेक्शन बताएगा कि डायरेक्शन क्या है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाती है, ठीक है, वो डायरेक्शन बता रहा है माइनस साइन। तो इसके इसमें मैक्सिमम फ्लक्स होगा, इसको भी क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स, बट उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। वो आपको सरफेस जब क्लोज सरफेस बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम। मिनिमम तो हमारे साथ जीरो रहेगा, मिनिमम तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ये चीज हमें क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, तीन डिफरेंट केस हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स का मतलब देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉजिटिव नेगेटिव का फ्लक्स का मतलब आ जाएगा, का मतलब क्या है, जैसे कोई भी हम क्लोज सरफेस ले लेते हैं तो उससे सॉल्व में आ जाएगा। जैसे इस तरीके से ले लिया हमने, कोई एक क्यूब ले लिया, क्यूब, इस तरीके से क्यूब ले लेते हैं, एक क्यूब है, क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ये ले लिया। ऐसे फ्लक्स का कैलकुलेट करते हैं अगर हम, फ्लक्स के बारे में देखते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक डायरेक्शन राइट साइड है, सब जगह इलेक्ट्रिक किधर है, राइट साइड, सब जगह इलेक्ट्रिक राइट साइड है। तो यहाँ पर क्या, अगर हम फ्लक्स देखेंगे हर सरफेस से, ऊपर वाली सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, ऊपर वाली सरफेस पे बाहर, ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, हाँ, इलेक्ट्रिक राइट साइड है, एंगल कितना 90। तो ऊपर वाली सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा, एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स क्या होता है, जीरो होगा। तो इस सरफेस को क्या ले लेते हैं 1, तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली नीचे वाली सरफेस को अगर 2 लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इसका इधर, तो 2 से भी 0, 2 से भी कितना होगा, 0। सिमिलरली पीछे वाली सरफेस को, पीछे वाली सरफेस देखते हैं, पीछे वाली सरफेस 3, पीछे वाली सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, और उसका एरिया वेक्टर अंदर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना होगा 90, तो उससे भी 0, मतलब थर्ड सरफेस से भी फ्लक्स क्या होगा, 0 नहीं होगा।
और जो बाहर वाली सरफेस है, बाहर वाली सरफेस किस तरफ, हमारी की तरफ ऐसी है, तो उससे एरिया वेक्टर उसका बाहर ऐसी है ना सरफेस बाहर है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ, तो फ्लक्स कितना जाएगा, जीरो। तो बाहर वाली से भी क्या होगा, जीरो। इसको बाहर वाली को क्या बोलते हैं हम, फोल्ड। बाहर वाली मींस एक क्यूब रखा हुआ है, जैसे ए वाली और ए वाली लाइन, ए तो वर्टिकल लाइन है, ए इस तरफ, और ए वाली लाइन इस तरफ बाहर आ रही है, तो ए सरफेस है आपका बाहर है, जैसे कमरे के मान सकते हो, ये सरफेस क्या है, ऐसी है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना होगा, इससे भी जीरो, ठीक है। अब बची आपकी दो साइड वाली सरफेस, ये तो बची, ए वाली सरफेस है इसको बोले फिफ्थ सरफेस, और जो ए वाली है इसको बोले सिक्स्थ सरफेस। अब फिफ्थ सरफेस पे देखो, फिफ्थ सरफेस पर इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे फ्लक्स कितना जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। फ्लक्स थ्रू द सरफेस 5 ई इंटू ए, ई और ए के बीच में कितना एंगल, 9, ई और ए के बीच में जीरो, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, प्लस में आएगा, कितना आएगा, प्लस ई इंटू ए, यही होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 6, 5 6 से निकालेंगे तो इसमें इस वाले के लिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, यही तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच में कितना एंगल, 180, 180 मींस कितना होगा, माइनस ई इंटू ए, यही होगा 180, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ थी, राइट साइड, राइट साइड, यहाँ पे प्लस फ्लक्स किससे आ रहा है, इससे प्लस वाला आ रहा है और इससे माइनस वाला, तो यहाँ से आप प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस बता सकते हो, मतलब पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, नेगेटिव फ्लक्स, दोनों मैक्सिमम है, दोनों मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे दोनों मैक्सिमम है, बाकी और बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, वो वाला फ्लक्स जो बाहर आ रहा है, देखो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस किस तरफ जा रही है, बाहर, इस तरफ राइट साइड जा रही है ना इलेक्ट्रिक लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ जा रही है तो इस वाले से बाहर आएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस, और इस वाले से इस वाले में एंटर करेंगी, यही तो होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस आप बनाओगे यहाँ पर, इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक लाइंस बनाई इस तरीके से, तो यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, तो जो फ्लक्स बाहर आएगा वो पॉजिटिव होगा और जो फ्लक्स अंदर जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से अंदर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा और बाहर आने वाला फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है, ठीक है, और कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, द आउटगोइंग फ्लक्स through a closed surface, is positive and the entering flux, अंदर जाने वाला, is negative। इसका मतलब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स क्या होगा, जिस सरफेस से अंदर एंटर कर रही है उस सरफेस पे नेगेटिव फ्लक्स होगा और जिससे बाहर आ रही है उस पर कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ आ गया, ये चीज हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होगा। जहाँ पे भी क्लोज सरफेस आएगा तो क्लोज सरफेस के केस में बाहर जाने वाली सरफेस मींस जिस सरफेस से फ्लक्स बाहर आएगा वहां पॉजिटिव होगा और जिसमें अंदर एंटर करेगा वो नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर 0 होगा तब भी मैक्सिमम होगा, यहाँ पर 180 होगा मैक्सिमम, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू है। बस ये अंदर, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है। समझ आ गया। इस तरीके से हम किसी भी प्लेन सरफेस से फ्लक्स लिख सकते हैं। प्लेन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, और किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो बता सकते हैं, ठीक है। और 0 कहाँ पर होगा इस तरीके से बता सकते हैं। आगे जो फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी। जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्या होगा, कोई भी एक हमारी क्या रखी हुई है, एक स्क्वायर रखा हुआ है, एक स्क्वायर शीट रखी हुई है,
स्क्वायर शीट जिसकी साइड है, साइड दिया हुआ है आपको कितना 2 मीटर, स्क्वायर शीट रखी हुई है, साइड 2 मीटर है। किसमें है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स इस तरीके से बनी हुई है, इलेक्ट्रिक लाइन्स इस तरीके से बने हुए हैं। इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको कितना 100 वोल्ट पर मीटर, इतना इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। और जो इसका एरिया वेक्टर दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, ये गिवन है आपको, द शीट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइन से कितना एंगल बना रही है शीट, 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू द शीट निकालना है, शीट से कितना फ्लक्स पास होगा, समझ आ गया, शीट से कितना फ्लक्स पास होगा, आ समझ में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लगना तो फॉर्मूला ही है, क्या रखेंगे, आपको ई की वैल्यू पता है, एरिया निकालना पड़ेगा, और ई और ए के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा, 3 वैल्यू चाहिए, तो फ्लक्स आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ई की वैल्यू तो दी हुआ है, ई की वैल्यू मैंने, ई की वैल्यू क्या है 100 वोल्ट पर मीटर, एरिया होता है स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट है, इससे कितना एरिया होगा, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब एंगल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल होगा 60 नहीं 60 होगा। एंगल क्या दिया है, द शीट मेक्स 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो शीट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रही है, शीट का एंगल दिया गया है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। जैसे आपकी ऐसी शीट है, इस तरीके से शीट आपको दी गई है, ये शीट है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो शीट इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है 60 डिग्री, सही है। शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, जैसे अगर हम इसको ऐसे लें कि इसका ए प्लेन हो गया, इसी में देख लेते हैं, ए वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, किसके बीच में, शीट और इलेक्ट्रिक लाइन के बीच में है। आपको किसके एंगल बीच में एंगल चाहिए होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक लाइन, तो इसका एरिया वेक्टर तो क्या होगा, कुछ इस तरफ होगा, नहीं होगा, एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, कितना होगा थीटा, अरे ये 90 है ना टोटल, टोटल 90 है, इतना 60 है, तो कितना बचा, हाँ टोटल 90 है, इसकी सरफेस से टोटल 90 होता है, 60 है, तो कितना बचा 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है एंगल कौन सा दिया गया है, आपको सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल दिया हुआ था ये वाला, ठीक है। आपको कौन सा चाहिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो एंगल चाहिए, तो वो एंगल कितना होगा 30 डिग्री, बस एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में, तो ये एंगल 60 था, तो बाकी कितना बचा 30 बचा, बाकी तो फॉर्मूला लगाना है, फ्लक्स क्या हो जाएगा E × A × cos थीटा, तो E × A × cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होता है, cos 30 की वैल्यू 1/2 होता है, कितना होता है √3/2, सो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये कितना होगा √3/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 200 √3 इतना वोल्ट मीटर, यही होगा यूनिट, समझ आया, इतना वोल्ट मीटर यूनिट हो जाएगा। अगर में तो कैलकुलेट करने के लिए तो लगना तो फॉर्मूला ही है, बस आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा एंगल कौन सा लेना है, सुन एंगल कौन सा लेना है ध्यान रखना, समझ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल आप कर सकते हैं सिंपल प्लेन सरफेस पर, कोई इसमें अलग बात है नहीं। अब जैसे अगर आपकी जैसे क्या हो जाएगी, सरफेस क्या ले लेते हैं हम, कोई भी रेगुलर सरफेस ले लेते हैं,
अगर सरफेस प्लेन नहीं है, इरेगुलर प्लेन वाले में कोई नहीं, पूरा एरिया ले लो, ठीक है। प्लेन सरफेस जैसे स्क्वायर है, सर्कल है, तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर प्लेन नहीं है, कोई भी इरेगुलर सरफेस है, तो उससे भी तो फ्लक्स पास कर सकता है, नहीं कर सकता है? इरेगुलर सरफेस से भी फ्लक्स पास कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर उस सरफेस को क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो फ्लक्स पास करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो कितना फ्लक्स पास करेगा उसको कैलकुलेट, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बेसिक फॉर्मूला आपका यही है। तो फ्लक्स थ्रू इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर मतलब उसका ओरिएंटेशन कैसा भी, इरेगुलर किसी भी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, ठीक है। कोई भी हमारे पास इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी कोई भी सरफेस है, समझ आया? ये कोई क्या हो गया सरफेस, सरफेस को ऐसे लिखते हैं। ये सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखी हुई है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आपसे बोला गया कि सरफेस से क्या निकालो, फ्लक्स निकालो, ठीक है। यह सरफेस है क्या, ओपन सरफेस ही है, कैसी है? ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं। तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होगा, जब इरेगुलर सरफेस, प्लेन सरफेस पे तो सीधा सीधा पूरा एरिया ले लिया, E इंटू E डॉट ए कर दिया, ठीक है, तो सीधा फ्लक्स आ गया, ठीक है। उसमें तो सब जगह एंगल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, अगर आपकी इलेक्ट्रिक डायरेक्शन फिक्स है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हमने दोनों चीज ले ली, सरफेस भी इरेगुलर ले ली और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इरेगुलर ले ली, तो इसमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, क्या डेल्टा ए बोल सकते हो, डी ए। इसमें आप क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस क्या करते हैं, यूज करते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज करेंगे। जब आपकी सरफेस इरेगुलर हो जाती है, तो हम फिर उसको बहुत छोटे छोटे से एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर हमने इसका साइज ले लिया, इसका एक छोटी सी सरफेस लिया, ये एक छोटा सा सरफेस ले लिया, ये सरफेस कितना होगा, इसको क्या लिख रहे हैं, डेल्टा ए। इसका एरिया क्या है, इसका इस सरफेस को क्या लिख रहे हैं, अगर पूरी सरफेस एस है तो इसको लिख रहे हैं डेल्टा एस। डेल्टा एस एक बहुत छोटी सरफेस है, और जिसका एरिया क्या होगा, डेल्टा ए, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, डेल्टा ए, ये हो गया। डेल्टा एस क्या हो गया, एक स्मॉल पार्ट ऑफ सरफेस, सरफेस का एक स्मॉल पार्ट है, और डेल्टा ए क्या हो गया, एरिया ऑफ डेल्टा एस। डेल्टा एस का एरिया क्या है, डेल्टा ए, यही होगा। ये डेल्टा ए क्या हो जाएगा, इधर इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, और इसकी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई इस तरफ, ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ डेल्टा ए। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ डेल्टा एस। डेल्टा एस की लोकेशन पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इस डेल्टा एस को, डेल्टा एस छोटा सा एलिमेंट लिया, इसको प्लेन मान सकते हैं, मान सकते हैं। कोई बहुत बड़ी रेगुलर सरफेस, उसकी छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, उसको प्लेन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं। सो फ्लक्स थ्रू द, क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू द सरफेस डेल्टा एस। इससे फ्लक्स क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इससे फ्लक्स लिखेंगे डेल्टा फाई, क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा, इसको अगर प्लेन मान रहे हो तो फॉर्मूला वही लग जाएगा, कितना आएगा, ई डॉट डेल्टा एस, यही तो होगा, ई डॉट डेल्टा एस मतलब डेल्टा ए। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा ए, इसका एरिया वेक्टर आएगा, नहीं आएगा, ई डॉट डेल्टा एस, डेल्टा ए, यही आ जाएगा। इतना फ्लक्स इस छोटी सी सरफेस से जाएगा, ये तो इतनी छोटी सी सरफेस से आया, हमें तो पूरी सरफेस से निकालना है, तो पूरी सरफेस के लिए क्या करेंगे, ऐसे पूरी सरफेस को ऐसे छोटे छोटे से एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, और फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्टली प्लस माइनस के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। फ्लक्स अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है किसी भी सरफेस से, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और सारे पार्ट से जितना फ्लक्स जाएगा, स्केलर में क्या होता है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन होता है, नहीं होता है, तो जितना फ्लक्स जाएगा उन सबको क्या कर दिया, प्लस।
ठीक है। तो टोटल फ्लक्स अगर हम लिखेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस एस, सरफेस एस, वो क्या होगा, फाई क्या होगा, इस सबको क्या होगा, जैसे इसका एरिया क्या था डेल्टा एस, इसको क्या लेंगे डेल्टा S1, तो इसका डेल्टा A1 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमने और कोई सरफेस ले ली यहाँ पर, उसको क्या होगा, उसको बोलेंगे डेल्टा S2, उसका एरिया वेक्टर इधर होगा डेल्टा A2, तो उससे कुछ अलग फ्लक्स जाएगा, नहीं जाएगा, इधर E1 हो गया, E2 हो गया, लेकिन फिर भी अलग अलग हो सकता है। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, जितनी भी छोटी छोटी एलिमेंट्स है उन सब का फ्लक्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डेल्टा phi1, डेल्टा phi2, डेल्टा phi3 एंड सो ऑन, इस तरीके से ऐड करते जाओ, सबको प्लस कर दो। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन से कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, phi इक्वल टू समेशन ऑफ क्या डेल्टा phi, तो जितने भी डेल्टा phi1, डेल्टा phi2, डेल्टा phi3 जितने भी सरफेस बनेगी, ठीक है, इनफाइनाइट बनेगी तो इनफाइनाइट को ऐड कर देंगे, ठीक है। डेल्टा phi की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो phi क्या आ जाएगा, phi हो जाएगा समेशन ऑफ E डॉट डेल्टा S और E डॉट डेल्टा A। किसी भी सरफेस से क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, छोटे छोटे से एलिमेंट्स हमने लिए, आसान है। अब कितना छोटा एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा, इससे कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या होगा, इससे कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे एलिमेंट्स पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, सारे एलिमेंट का जितने भी आपने जैसे 1000 पार्ट में इसको डिवाइड किया, तो 1000 पार्ट का आपको एरिया पता होना चाहिए, और उस 1000 पार्ट्स की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। और फिर आप उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे, फिर ऐड करोगे, तो बहुत ही क्या होता है, वो टीडियस प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसको कैलकुलेट करते करते। तो हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, दूसरा मेथड यूज हमने ढूंढा, जिसको कैलकुलस मेथड बोलते हैं। हमने क्या किया, इस डेल्टा ए को और छोटे पार्ट में ब्रेक किया, ठीक है। डेल्टा ए को क्या कर देते हैं, अगर डेल्टा ए टेंड्स टू 0 कर देते हैं, डेल्टा ए टेंड्स टू 0, डेल्टा ए की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फिर जब डेल्टा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा की ए की को क्या लिखेंगे हम, डी फाई लिख सकते हैं, डी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा ए की वैल्यू बहुत छोटी कर दी, बहुत छोटी कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं, डी ए, समझेगा। डी ए क्या होता है, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, टेंस टू 0। मतलब हमने इसको इतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जिनका साइज लगभग 0 के बराबर है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 नहीं है, तो हमारी एक्यूरेसी क्या आएगी, और ज्यादा अच्छी आएगी, नहीं आएगी। और सबकी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी लोकेशन में पता करने की जरूरत नहीं है, हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेंगे यहाँ। तो अगर हर सरफेस से यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स आएगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फिर यहाँ से फ्लक्स लिख सकते हैं, सो फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू सरफेस, हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा आपको, लिमिट लगाओगे, लिमिट तो पड़ा ही हुआ है, फाई क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0। अगर हमने एरिया को क्या कर दिया और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये क्या आएगा, ए तो सेम ही रहेगा, समेशन ऑफ ई डॉट ए, ई डॉट डेल्टा ए, तो डेल्टा ए को क्या लिख सकते हो, फिर आप डी ई लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होता है, इसको क्या लिखते हो आप, इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन डेल्टा ए का क्या लिखेंगे, डी ए, समझ आ गया। यहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। डी ए क्या होगा, एक बहुत छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट होगा, बहुत छोटा सा एलिमेंट जिसकी वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू 0। एक बहुत छोटा सा क्या है, सरफेस है डी एस, बहुत छोटा सा जो सरफेस है जिसको डेल्टा एस बोला है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, डी एस, और उसका एरिया कितना होगा, डी ए, ठीक है। तो उस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा उसको कैसे निकालेंगे, ई डॉट डी ए। समझे, जिस टाइप की सरफेस हो गई उस पर हमने जो छोटा सा एलिमेंट लिया था वो क्या था, डी एस, उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए, और उसको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या थी, ई, दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा होगा, तो उससे फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे, ई डॉट डी ए करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका फ्लक्स आ जाएगा थ्रू द सरफेस। इस तरीके से एस लिखा है, मतलब इसका सरफेस इंटीग्रल है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन के नीचे क्या लिखा है, एस, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल।
थोड़ा बहुत तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पता है इंटीग्रेशन, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का कुछ ज़्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा क्या होता है। सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, यहाँ पे भी इसके नीचे क्या लिखा है, एस, मतलब आपको क्या निकालना है, पूरी सरफेस पर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, पूरी सरफेस पर इंटीग्रेट करना है। पूरी सरफेस क्या थी, एस। तो कोई भी रेगुलर सरफेस है एस, उससे कितना फ्लक्स पास होगा, ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। सब कुछ सेम रहेगा। वहां पे भी क्या था, वहां पे बस ई डॉट डेल्टा ए था, डेल्टा ए से निकाला। इन छोटे छोटे डेल्टा ए से जितना फ्लक्स पास हुआ सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और प्लस कर दिया तो हमारा ये फॉर्मूला बना। फिर डेल्टा ए को अगर आप और छोटा ले लेते हो, और छोटा कितना, और छोटा टेंडिंग टू जीरो, तो वो क्या बन जाएगा, डी ए, और डी ए की वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू जीरो। और जब डी ए क्या होता है, डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट मतलब इतना छोटा एलिमेंट जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर, लगभग जीरो, मतलब जीरो नहीं, लगभग जीरो। तो उस केस में जो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन को इस तरह मींस जो फ्लक्स को इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, और इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा ए को डी ए से रिप्लेस कर देंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा फाई क्या होगा, फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल समझ आ गया। ये कोई भी ओपन सरफेस लिया था, कोई भी सरफेस है उससे हम इस तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से फ्लक्स लिखना है। अगर यही सरफेस आपकी क्या है, क्लोज्ड है, अगर आपकी सरफेस क्या है, क्लोज्ड है, तो क्या करेंगे, तो कुछ अलग नहीं करना है हमें, क्या लिखेंगे, फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स हम लिख सकते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फाई इक्वल टू इस तरीके से लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। बस यहाँ पे क्या लगा दे, सर्कल लगा दे, सर्कल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये सरफेस क्या है, क्लोज, क्या है, क्लोज, क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब बस पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन सरफेस, ये क्या था, सरफेस इंटीग्रल था, ये नॉर्मल इंटीग्रल है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है, अगर सर्कल नहीं बना है इसका मतलब ओपन सरफेस है, और जब सर्कल बना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस। आपको किसी क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट करना है, समझा। ऐसे सर्कल बना हुआ है, वैसे बहुत ज्यादा यहाँ पे इसका कुछ यूज नहीं होगा, फिर भी आपको क्या होगा, कई जगह ऐसे सिंबल मिलेंगे, बुक में भी मिलेंगे, तो उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जो भी हमारा गॉसेस लॉ आएगा वो इसी टाइप की क्लोज सरफेस के लिए आना है। ओपन सरफेस के लिए हम यूज करेंगे उसको, फॉर्मूला यूज करके ओपन सरफेस के लिए भी चीजें कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपका जो लॉ होगा वो क्लोज सरफेस के लिए आएगा। इसलिए किसी भी क्लोज सरफेस, कोई भी आपकी क्लोज सरफेस है, ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस, तो उससे क्लोज सरफेस से आपको किसी भी एलिमेंट, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट लेते हो, डीएस, डीएस सरफेस लेते हो जिसका एरिया वेक्टर क्या है, डीए, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, उनके बीच में कुछ एंगल होगा, उससे टोटल जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, ई डॉट डी ए, उसका सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस। इस पूरे सरफेस से आपका फ्लक्स आ जाएगा। इस तरीके से इसको लिखते हैं, समझ आ गया, आ रही है, आ गया समझ में। तो बेसिकली फ्लक्स तो होता है आपका, अब फ्लक्स बेसिकली कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट तो हम कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लेन सरफेस से कैलकुलेशन तो बताया गया, इरेगुलर सरफेस से कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्टी होगा, तो इरेगुलर के लिए कैलकुलेशन के लिए नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, आपको अलग अलग डायरेक्शन रहेगा, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप जो कैलकुलेट कर सकते हो किसके लिए, जो नॉर्मल आपकी क्या होती है, सिमेट्रिक सरफेसेस होती हैं, उसके लिए फ्लक्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते नहीं निकाल सकते, जैसे सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इन सब के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं हो गया कि कोई भी आर्बिट्री शेप का सरफेस हो गया तो उसके लिए फिर कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो गया, बट हम बता सकते हैं कि इस तरीके से इसका फ्लक्स आएगा, समझ आया। जैसे अगर हम इसमें एक क्या देखते हैं, अगर कोई भी एक सरफेस रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, फ्लक्स निकालने का तरीका तो वही है। अगर आपकी क्या हो जाएगा,
कोई भी सरफेस आप ले लेते हो सिमेट्रिक सरफेस, तो कैलकुलेट करने के लिए तो आपको E इंटू ए करना है। या तो क्या करो, आप उसके अलग उसको पार्ट में निकाल लो और सबको जोड़ दो तो भी फ्लक्स आ जाएगा, या फिर क्या करो पूरा उसको इंटीग्रेट कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्या लिखते हो, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स लिखते हो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। फ्लक्स थ्रू, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्लक्स through a closed surface, flux through a closed surface in uniform electric field is always zero। ये रिजल्ट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है, अगर आप उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, जीरो पास होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, ये चीज ध्यान रखना है। हमेशा जीरो होगा नहीं होगा, कब जीरो होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। अभी बताया था एक एग्जाम्पल, उसी से समझ सकते थे। ठीक है, थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर को इस तरीके से रख दिया। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो एक्सिस है, इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, इलेक्ट्रिक किस तरफ है, राइट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें क्या निकालना है, इस सिलेंडर से फ्लक्स निकालना है। समझ आ गया, क्या निकालना है इससे, फ्लक्स। तो कैसे निकालेंगे फ्लक्स, कैसे निकालेंगे, इस तरीके से बना लेते हैं। इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स इस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर भी बना लेते हैं इस तरीके से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ऊपर भी बना लेते हो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स है। ठीक है, ये ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक कांस्टेंट। तो इसे फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं फ्लक्स। कैसे निकलेगा फ्लक्स, अलग अलग कितनी सरफेस है सिलेंडर की, कितनी सरफेस होती है, तीन, इधर वाली, इधर वाला सरफेस, इधर वाला और एक साइड वाला, तीन सरफेस है। तो फ्लक्स निकालने का तरीका, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सिमेट्री हम यूज करते हैं। हम इस वाले से फ्लक्स निकाल लेंगे, इस वाले से निकाल लेंगे और इस वाले से निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे साइन के साथ। कर सकते हैं। तो सपोज ले लेते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका ये जो साइड वाला एरिया ए, इसका एरिया है तो इसका भी ये एरिया होगा। इस वाले सरफेस से इसको क्या लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, और जो साइड वाली क्या ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, इस साइड वाली तो एक ही होगा, ये लेटरल सरफेस एरिया एक तो होता है। फर्स्ट सरफेस, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया इस तरफ होगा, इसी के परपेंडिकुलर ही तो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। तो इससे कितना फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1, अभी बताया था प्लस में आएगा, प्लस ई इंटू ए, ई ए कॉस 0, एंगल कितना है 0, यही होगा। फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2 से सेकंड सरफेस है इधर वाली, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, और एरिया वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ। दोनों के बीच में कितना एंगल, 180 डिग्री नहीं है। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इससे फ्लक्स कितना जाएगा, अगर एंगल 180 है तो कितना होता है, माइनस ई इंटू ए, ई ए कॉस 180 होगा। थर्ड सरफेस, थर्ड कौन सी है, साइड वाली सरफेस, साइड वाली सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, 5-3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, एरिया वेक्टर ऊपर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 होगा नहीं होगा। तो साइड वाली सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा, 0। तो नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा, 5-1 + 5-2 + 5-3, तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा,
ई ए माइनस ई ए और जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो तो हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ तो ये क्या है, क्लोज सरफेस है, सिलेंडर क्या है, क्लोज सरफेस, और इसको हमने कहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में रखा, और उससे फ्लक्स कितना आया, जीरो। इसी तरीके से हमने अभी एक और एग्जांपल लिया था क्यूब वाला, उससे भी फ्लक्स निकाला था, 6 सरफेस से निकाला था, 4 से तो जीरो आया था, इधर वाली से जो बाहर जा रहा था वो प्लस ई आया था, और अंदर वाले वाला क्या माइनस ई है, पूरे को प्लस कर दोगे तो भी तो जीरो आ रहा था। समझे? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना फ्लक्स बाहर जाता है उतना ही तो अंदर एंटर करेगा, नहीं करेगा, उतना ही अंदर एंटर कर रहा है, तो बाहर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव, अंदर आने वाला नेगेटिव, तो नेट क्या होगा, जीरो। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होगा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्लोज सरफेस रखा है, आपसे पूछा कितना फ्लक्स जा रहा है, तो आपको आंख बंद करके जीरो रख देना है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। बाकी फॉर्मूला वगैरह तो क्या हो जाएगा, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ये फॉर्मूला होगा, ओपन सरफेस के लिए सर्कल हटा देंगे, और अगर आपकी प्लेन सरफेस है तो सीधा ई डॉट ए लिख देना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसा नहीं सीधा ई डॉट ए लगाना है, कोई प्लेन सरफेस, जैसे ये वाली प्लेन सरफेस थी तो उसके लिए सीधा ई डॉट ए लगाएंगे, ये वाली प्लेन सरफेस है तो ई डॉट ए लगाएंगे, लेकिन ये वाली प्लेन नहीं है तो उसके लिए ई डॉट ए नहीं लगाएंगे। ऐसा में तो प्लेन के लिए लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं लगा सकते, कर्व के लिए। आगे सुन में तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसकी पूरी क्या है कहानी, क्लोज से क्या होगा, ओपन सरफेस से क्या होगा, कितना क्या उसकी एसआई यूनिट होगी, ठीक है, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, और उसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है। आज में तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, इसी पर गॉसेस लॉ आपका बेस्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड है, तो वो हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। समझ आ गया?